हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका में याद कर रहे थे महात्मा गांधी को, जिसमें हमने महात्मा गांधी के इतने साइमन कमीशन तक आ गए हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड कर लिया, रोलेट एक्ट कर लिया, ठीक है, असहयोग आंदोलन हो गया और अब हम साइमन कमीशन में आ गए हैं, जो हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो आज हम साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। ठीक है, कब भेजा साइमन कमीशन? लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में 1927 में। ठीक है, 1927 में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन अध्यक्षता में एक आयोग आया। ठीक है, इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, इस साइमन कमीशन में क्या है, कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हो गया, अतः इसके विरुद्ध जनता में रोष उत्पन्न हो गया। अभी इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था प्रतिनिधि के रूप में, तो इस आयोग का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। कांग्रेस ने सितंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ठीक है, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कब किया? मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, 1927 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने 1927 दिसंबर 1927 मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में इसका विरोध किया। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध किस में किया गया? कांग्रेस के द्वारा मद्रास अधिवेशन में दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में इस कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन एवं मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के प्रति विरोध का मार्ग अपनाया। हालांकि मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के विरोध के प्रश्न पर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में एक गुट लीग से अलग हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग का तो क्या हुआ, साइमन कमीशन के विरोध में एक गुट है वो अलग हो गया। भी इसमें आधे तो मुस्लिम लीग के समर्थक थे और आधे वो समर्थक नहीं थे, तो इनके दो अलग अलग गुट बन गए। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। अब साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 सदस्यों का था। ठीक है, साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ 6 सदस्य। ठीक है, साइमन कमीशन में 6 सदस्य और 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। ठीक है, बम्बई पहुंचा। आगे दिया हुआ, जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। ठीक है, पहुंचा तो नारा क्या था? साइमन वापस जाओ। ठीक है, साइमन वापस जाओ। विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने दमन नीति अपनाई। इसलिए जब लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तब पुलिस ने सैंडर्स
पदाधिकारी साडर्स ने उन पर लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोट आ गई। लाला जी ने कहा, लाठी पर एक एक वार है वो ब्रिटिश ये हमने जब लाला लाजपत राय किया था तब हमने कर लिया था, बेताबूत पर एक एक कील साबित होगा। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु होगी। लोगों ने लाला जी की मृत्यु के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भगत सिंह व उसके साथियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और भगत सिंह उसके साथी वैसे भी सरकार द्वारा हिंदुस्तानियों पर की जा रही जातियों के विरोध करते थे। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ पंडित गोविंद बल्लभ पंत व जवाहरलाल नेहरू को भी चोट आई। तो ये हमने लाला लाजपत राय किया था तब कर लिया था। पटना में साइमन कमीशन के स्वागत के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गांव में गाड़ियों से लोगों को बैठाकर पटना लाया गया, किंतु ये गांव वाले पटना से आकर गाड़ियों से उतरकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। ठीक है, अभी गांव से लोगों को ले जाया गया। अभी साइमन कमीशन के जब सदस्य आए थे तो गांव वाले उनके पक्ष में होने की बजाय उनके विरोध में हो गए और प्रदर्शनकारियों से मिल गए। आगे दिया हुआ है सर्वदलीय सम्मेलन एवं नेहरू रिपोर्ट। भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो कि देश के सभी समुदायों व वर्गों को मान्य हो। ठीक है, किसने दी ये चुनौती, तो हम ये लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थे 18 संविधान है वो आप ही बनाओ। ठीक है, आ चुनौती कण दी भारत को जब सचिव हो, भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीय नेताओं को भारतीय संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय संविधान बनाने की चुनौती दी। ठीक है, जो सभी के लिए ये चुनौती दी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने, बर्कन हेड ने, भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने। फिर मई 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन मुंबई में हुआ। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ, मुंबई में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ठीक है, 1928 में बम्बई में सर्वदल सम्मेलन हुआ। ठीक है, जिसमें क्या है, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सरपू, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, NS अणे, GR प्रधान व शोएब कुरैशी थे। इसके सदस्य लिख लेते हैं। ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन से थे वो लिख लेते हैं। तेज बहादुर सरपू, ठीक है, और कौन से, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, NS अणे, GR प्रधान व शोएब कुरैशी। GR प्रधान व शोएब कुरैशी। ठीक है, कुरैशी इसके सदस्य थे। आगे दिया, नेहरू रिपोर्ट में भारत की अधिराज्य अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। तो इसमें हम लिख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है,
रिपोर्ट ये नहीं होगा, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? नंबर 1 तो था भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य का दर्जा, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, ठीक है, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। नंबर 2 सांप्रदायिकता आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त किया गया, सांप्रदायिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था, अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक है। फिर नंबर 3 आ गया है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था, ठीक है। और नंबर 4 क्या था? प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, प्रांतों को स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता। आगे दिया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी, उससे महत्वपूर्ण मतभेदभावी एकता हो जाएगी। उस सबसे महत्वपूर्ण मतभेदभावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में जब मुस्लिम ज्यादा थे तो मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाए, एक तो केकेओ का केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए और दूसरों उन्हें आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने पहले क्या मांग रखी थी मुस्लिम लीग ने कि उन्हें पृथक निर्वाचिका दी जाए, ठीक है, उनका चुनाव अलग से निर्वाचन करने दिया जाए। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के MR जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा शुरू कर दी। किसने इसकी प्रयास किसने की? MR जयकर ने कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं मुस्लिम लीग ने क्या मांग की? भी पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे अगर, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मांग की कि वे पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे यदि उन्हें केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, यदि उन्हें केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया जाए। आगे फिर इसकी किसने आलोचना की? सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू सभा के MR जयकर ने इस समझौते की खुलेआम निंदा की, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सर्वदल सम्मेलन में हिंदू महासभा के, परंतु सर्वदल सम्मेलन में हिंदू महासभा ने हिंदू महासभा के MR जयकर
जयकर ने इस समझौते की खुलकर निंदा की। ठीक है, खुलकर निंदा की, जिससे वो इनके समझौता नहीं हो पाया। आगे नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की गई और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन शुरू कर देगी। और मुस्लिम लीग ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने अपनी 14 स्तरीय मांग रखी। तो हम लिख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? जुलाई 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? जुलाई 1928 को, ठीक है, जुलाई 1928। आगे दिया हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया भी दिसंबर 1928 के जब कलकत्ता अधिवेशन में क्या कहा गया भी 31 दिसंबर 1929 तक का नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए। दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में, दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि 31 दिसंबर 1929 तक, 31 दिसंबर 1929 तक इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए। इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस है वो जन आंदोलन शुरू कर देगी। नहीं तो कांग्रेस जन आंदोलन शुरू कर देगी, ठीक है। और इसका विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट का, नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने विरोध किया तथा जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। ठीक है। आगे दिया हुआ, इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया, ठीक है। अभी झूठ वाट को ही कर दियो लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया गया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था, ठीक है। आगे है, डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, विरोध को शांत करने के लिए। इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट
औपनिवेशिक राज्य, ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, ठीक है। आगे आ गया है हमारा दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों द्वारा लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी ने ऐलान कर दिया कि नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, ठीक है। गांधी ने किसे खत लिखा? 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को। गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को खत लिखा, जिसमें 11 मांगे का उल्लेख है, जिसमें 11 मांगों का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें 11 मांगों को ले गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष ये मांगे रखी, ठीक है। पत्र किसके माध्यम से? पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, भी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। गांधी ने नमक यात्रा किसके साथ शुरू की? 78 व्यक्तियों के साथ। और 12 मार्च 1930 को गांधी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और 24 दिन तक यात्रा के बाद लाखों अनुयायियों के साथ उन्हें तट पर बिखरा नमक 6 अप्रैल 1930 को इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। कब साबरमती आश्रम कब गए? 78 अनुयायियों के साथ। गांधी 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती से 240 किलोमीटर दूर है, मती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट तक पैदल चलकर गए। दांडी तट तक पैदल चलकर गए, ठीक है, पैदल चलकर गए। आगे है, और उन्होंने वहां क्या पैदल चलकर 24 दिन की यात्रा की, 24 दिन, ठीक है, 24 दिन की यात्रा की, ओके। आगे लिखा हुआ है 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया गया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक कानून का उल्लंघन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया गया। आगे दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, भी किसने किया है? गांधी की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेते हैं। सुभाष चंद्र
बोस ने गांधी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च से की है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आगे दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा 1930 में देश भर में आंदोलन हुआ, तब उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। उन्होंने कहा कि अवज्ञा तो हो पर सविनय अवज्ञा हो। इसमें कई हिंसा और द्वेष न होता। इस आंदोलन को नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया। सरकार ने ऐसे योग आंदोलन से भी ज्यादा दमन इस आंदोलन में भाग ले रहे लोगों के साथ किया। ठीक है, ऐसे योग आंदोलन में जितना लोगों का दमन हुआ उससे ज्यादा दमन है वो इस आंदोलन में हुआ, पर लोग ऐसे तरीके से ही सरकार के नियमों की अवहेलना करते रहे। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। प्रमुख नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि हजारों सत्याग्रहियों को बंदी बना दिया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में वन नियमों का उल्लंघन किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ओके, आगे दिया समुद्र तट से दूर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील पर गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, बिहार में तो चौकीदारी कर देने से मना किया। उत्तर प्रदेश में लगान न देने पर आंदोलन। चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील पर गढ़वाली, ये इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील पर गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है सोलापुर में आंदोलनकारियों ने कई अंग्रेजी संस्थाओं को जलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश राज को समाप्त कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर एक प्रकार से समांतर सरकार स्थापित की। सोलापुर शहर लगभग एक सप्ताह तक आंदोलनकारियों के हाथ में रहा। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। ठीक है, सोलापुर में क्या हुआ? एक सप्ताह तक आंदोलनकारियों में के हाथ में रहा। ठीक है, सोलापुर शहर एक सप्ताह तक आंदोलनकारियों के हाथ में रहा। ठीक है, आगे दिया हुआ है नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में सरकार का विरोध किया। यदुनाग को फांसी दी गई और यदुनाग के बाद नागा रानी गैडिनल्यू यानी गिडालू के नेतृत्व में विद्रोह। छोटी सी उम्र की रानी को अंग्रेजों द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। देश की इस वीरांगना को भारत की स्वतंत्रता के बाद ही मुक्ति मिली। ठीक है, ये पूछा भारत की स्वतंत्रता के बाद किसे मुक्ति मिली? तो नागा रानी, ठीक है, गिडिनल्यू यानी गिडालू को। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश के अब्दुल गफ्फार सखान के संगठन खुदाई खिदमतगार ने इस आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई। तो ये एक और लिख लेते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में
सीमांत क्षेत्र में नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में सरकार का विरोध, ठीक है। यदुनाग को फांसी दे दी गई। फिर किसने किया? यदुनाग के बाद नागा रानी, बाद में रानी गैडिन ल्यू यानी गैडिनल्यू या गिडालू ने नेतृत्व किया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई और स्वतंत्रता के बाद मुक्ति मिली। और भारत स्वतंत्रता के बाद मुक्ति मिली, ठीक है। और ये कौन सा है? और किसने आंदोलन चलाया? पश्चिम में। ये तो पूर्व उत्तर में था, ठीक है। ये तो पूर्व उत्तर में था। पश्चिम में किसने चलाया? पश्चिमोत्तर में अब्दुल गफ्फार खान ने खिदमतगार आंदोलन चलाया। ठीक है। आगे दिया हुआ बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तब घुसाई भीड़ सशस्त्र बख्तर बंद गाड़ियों और पुलिस पर गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी की भी गिरफ्तारी कर लिया गया, तो सोलापुर के मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। इसी बीच भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध में विचार करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के दमन के कारण, ठीक है, 1930 में गांधी और अब्दुल गफ्फार की गिरफ्तारी के कारण अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी व महात्मा गांधी की भी गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ठीक है, भाग नहीं लिया। आगे दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बात करने के उद्देश्य से गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1931 को सभी को रिहा कर दिया, ठीक है, रिहा कर दिया। आगे दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता, ठीक है, जो हम करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है, गांधी ने एक बार फिर वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसे गांधी इरविन समझौता किया गया या दिल्ली पैकेट
के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले इस गांधी इरविन समझौते या दिल्ली पैकेट के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो कि कब हुआ? दिसंबर। आगे पढ़ देते हैं, थोड़ा आगे दिया हुआ है। सरकार ने हिंसात्मक कार्य में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। उनकी जब्त की गई संपत्ति को वापस लौटा दिया। सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। जिन सरकारी कर्मचारी ने त्याग पत्र दे दिया था, उनके साथ नरमी से बरतने की बात सरकार ने मानी। भारतीयों को शांतिपूर्ण धरने दिए जाने का अधिकार दिया गया। गांधी इरविन समझौते में ठीक है, सारों की मान ली हो गई हो। फिर दिसंबर 1931 में सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। ठीक है, यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौट आना पड़ा। ठीक है, गांधी जी कब गए? सम्मेलन कब हुआ? दूसरा दिसंबर 1931 को, दिसंबर 1931 दूसरे सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। ठीक है, भाग लेने लंदन गए, परंतु ठीक है, कहाँ गया? वार्ता बीच में ही टूट गई, निराश होकर वापस लौटना। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। जब गांधी जी लंदन वापस आयो नहीं तो बिन बतो चाले कहे तो ब्रिटिश सरकार है वो और ही बुंडतरियां दमन कर ला रही है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और कांग्रेस वो लंदन गए, कांग्रेस ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। ठीक है, लंदन गए, लंदन गए। ठीक है, ये ठीक है, हम लिख लेते हैं, हो गया। ठीक है, पर लिख लेते हैं लंदन गए। तब पीछे से गफ्फार खान व जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान व जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस को गैर कानूनी। आगे दिया हुआ है, भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने भारत आकर इरविन के स्थान पर नियुक्त नए वायसराय विलिंगटन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु उनका प्रयास असफल रहा। ऐसी परिस्थिति में 3 जनवरी 1931 को गांधी ने पुनः सविनय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आगे दिया हुआ है, 3 जनवरी 1932 को गांधी ने पुनः सविनय आंदोलन प्रारंभ कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन उन्हें 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। पुनः सविनय आंदोलन प्रारंभ कब किया? 3 जनवरी 1932 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 3 जनवरी 1932 को, 3 जनवरी 1932 को। ठीक है, और धीरे धीरे उनकी गति मंद पड़ने लगी। आगे कांग्रेस ने लंदन 1932 में वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? क्या गया? कांग्रेस ने तीसरे गोल में लंदन में 1932 में तीसरे गोलमेज
सम्मेलन लंदन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कब? 1932 में, 1932 में। ठीक है, भाग नहीं लिया। आगे आंदोलन पुनः प्रारंभ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी को जेल में बंद कर दिया। गांधी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने 23 अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, गांधी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 23 अगस्त 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, फिर 23 अगस्त उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने लगभग अलग हो गए और अछूतो द्वार के कार्यक्रम में लगे रहे। 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस की बैठक में बिना शर्त सविनय आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सविनय आंदोलन समाप्त कब हुआ? तो ये हम लिख लेते हैं 18 मई 1934 को, 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक है, और आज हम यहीं तक करेंगे। फिर हमारी ये व्यवसायिक भूमिका और श्रमिकों और गांधी जी का कुछ और रह जाता है, वो करेंगे। ठीक है, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।